प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कक्षा 6 के गणित में। आज हम 3.2 देखेंगे, लेकिन 3.2 के आंसर को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो आगे की चीज़ों को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। तो चलिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, क्योंकि वो अगर हम जान लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए परिभाषा क्या बोल रही है, भाज्य संख्या क्या है, तो वे संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड अभी देखे थे पहले, तो जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या किनको बोलेंगे, या तो उसका गुणनखंड एक हो या फिर वह स्वयं संख्या ही हो। जैसे कि अगर 17 है तो 17 का गुणनखंड क्या है, एक भी होता है और स्वयं 17 भी होता है। तो यानी कि या तो एक हो या फिर स्वयं वह संख्या हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखो समझने के लिए ये वाली सारणी देख रहे हैं, क्योंकि ये सारणी आपकी बुक में दी गई है। तो जैसे कि देखिए हम किनको अभाज्य संख्या मानेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी, या तो स्वयं वह संख्या हो या फिर क्या हो, एक हो। तो देखो एक का गुणनखंड अगर देखते हैं तो एक ही होता है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, एक है, गुणनखंडों की संख्या एक है। तो देखिए हालांकि एक न तो एक से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है, वो स्वयं ही अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो देखो जो संख्या एक है ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। लेकिन इसके बारे में देखते हैं, देखो दो का गुणनखंड क्या क्या है, एक भी है और दो भी है। देखो एक भी है और स्वयं वो है संख्या भी है। तो दो क्या है, संख्या दो क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है। संख्या क्या क्या, क्या है, अभाज्य है। अब संख्या तीन को देखो, देखो दो गुणनखंड है, देखो ये एक है और ये तीन है, यानी कि एक भी है और स्वयं वो है संख्या भी है, यानी कि संख्या तीन क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और देखिए संख्या चार, देखो इसका गुणनखंड एक है, दो है और चार है, यानी कि स्वयं वह संख्या के अलावा भी वो खुद और भी एक और है, यानी कि दो से ज्यादा है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। देखो अब भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जाने ले रहे हैं, क्योंकि तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब भाज्य संख्या के बारे में देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके उदाहरण ले लेते हैं। तो देखो क्या क्या अभी देखे थे ना, क्या क्या भाज्य है, क्या क्या अभाज्य है। तो देखो अभाज्य में क्या क्या आता है आपका, उदाहरण में दो आता है, तीन आता है, पाँच आता है, सात आता है, और क्या आता है आपका, नौ तो आता नहीं, क्योंकि नौ के गुणनखंड दो से ज्यादा होते हैं। नौ नहीं आता, 11 आता है। ऐसे ही कितना आता है, 13 आता है। ऐसे ही मतलब कि जिसके गुणनखंड केवल दो हो, केवल दो, एक और अब वह स्वयं संख्या, तो क्या है, अगर आप इनके गुणनखंड निकालोगे ना, तो या तो वह स्वयं संख्या होगी या फिर वह एक संख्या होगी। देखो इसको समझने के लिए मान के चलो, अगर कोई ये बोलता कि संख्या जो 31 है, 31, तो क्या है, भाज्य कैसे, अभाज्य कैसे है। देखो जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक गुण 31 करेंगे तो 31 प्राप्त होगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है इसके अलावा कि हम 31 को तोड़ सकें। तो यानी कि ये कितने गुणनखंड इसके, एक दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड है, दो है। देखो एक तो एक है और एक दूसरी क्या है, स्वयं वो है संख्या, जिसके दो गुणनखंड हो तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। या फिर इसको किस तरह बोल सकते हैं, जिसके गुणनखंड एक हो और वह स्वयं संख्या ही हो। चलिए अब भाज्य संख्या के बारे में देख ले रहे हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपने इधर पास देखा है, कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणनखंड जब देखेंगे ना, अगर दो से ज्यादा हो गया तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। जैसे हम अगर 12 को देखें कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप देखिए इनके गुणनखंड देखो कितने सारे हैं, 6 गुणनखंड। तो ये क्या है, जब दो से ज्यादा हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। क्योंकि संख्या 12 को हम दो से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। जिसके गुणनखंड ज्यादा हो दो से तो वह भाज्य कहलाएगी, और जिनके गुणनखंड दो हो या तो एक या वह स्वयं संख्या, तो वह क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इधर पास आप देख कर बता सकते हैं। देखिए नंबर एक तो ये तो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसको छोड़िए, इधर से शुरू करिए। पहले आपको बताना है फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि इधर पास परिभाषा सब आप लोग देख चुके हैं। तो मान के चलिए अगर हम देख रहे हैं संख्या दो, तो आप बताइए भाज्य की अभाज्य।
आप तो बोलोगे ये अभाज्य है क्योंकि इसके दो गुणनखंड है, एक तो एक है और दूसरा क्या है वह स्वयं संख्या है। 3 क्या है बताइए, ये भी अभाज्य है। 4 क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 5 क्या है बताइए, अभाज्य। 6 क्या है, भाज्य। 7 क्या है, अभाज्य। देखो क्योंकि दो गुणनखंड है, जब एक तो एक है और दूसरी क्या है स्वयं वही संख्या है। 8 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य बताइए। तो आपको दिक्कत पता चल गया होगा कि ये तो भाज्य है। 9 भी क्या है, भाज्य है क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 10 भी भाज्य है। 11 अभाज्य है। 12 क्या है बताइए, भाज्य है। अब 13 अगर रहता तो कैसी होती, अभाज्य संख्या, क्योंकि 13 एक से कटता और स्वयं वह संख्या से, यानी कि 13 के दो गुणनखंड होते, एक और स्वयं वह संख्या यानी कि 13 खुद ही। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम इस सारणी से भाज्य अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देखो ये सारणी तो आपको याद ना होगी अभी, हालांकि याद हो जाएगी आगे चल के जब आप याद करोगे। लेकिन अगर हम अपने सारणी बनाना चाहें तो कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। देखो इस सारणी को किस वैज्ञानिक ने दिया था, मतलब किस गणितज्ञ ने दिया था, क्योंकि गणित के विषय में गणितज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, गणितज्ञ। तो यह विधि यानी कि ये वाली विधि ईसवी पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ यानी कि यूनान के एक गणितज्ञ थे जिनका क्या नाम था, इराटोस्थेनिस। इराटोस्थेनिस ने दी थी, यानी कि इराटोस्थेनिस नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को दिया था, जिसको छलनी विधि के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, छलनी विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि छलनी विधि आप ये समझ सकते हो कि छांटना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को छांटना। तो चलिए हम इसे अपने से खुद से करके देखेंगे, क्योंकि नीचे चरणबद्ध दिए गए हैं, हम अपने से प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम गिनती लिख लेते हैं। आपसे ये वाली गिनती आनी चाहिए, 1, 11, 21, 21, इस तरह वाली भी आनी चाहिए। और ये वाली तो आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह वाली तो आती है। तो चलिए पहले हम गिनती लिख लेते हैं, फिर अपने से खुद को नोट करेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से गिनती लिख लिए हैं, अब हम इनको देखेंगे। चरण नंबर 1, देखो 1 को काट दीजिए। तो 1 को हमें क्या कर देना है, काट देना, कुछ इस प्रकार से काट देना। ठीक, 1 को काट दीजिए क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो चलिए और देखते हैं। चरण 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चरण 2 को देखते हैं। 2 पर घेरा लगाइए और 2 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। तो इधर पास क्या बोला गया है कि 2 पर गोला लगा दीजिए और जो 2 के गुणज है ना, यानी कि 2 का फार्म जो जो आता है उस सबको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। यानी कि 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दम 20, फिर 22 भी आता है 2 पहाड़े में, 24 भी आता है क्योंकि 12 2 के पहाड़े जब कितने बार पढ़ेंगे, 11 बार, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 यानी कि 14 दूनी 28, कट जा रहा है ना, ये भी कट जा रहा है। 2 से मतलब 2 के जितने भी गुणज हैं आप सबको क्या कर देना, काट देना, क्योंकि 2 के पहाड़े में 32 भी आता है, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। 2 16 दूनी 2 आ रहा है ना, यानी कि 2 का पहाड़ा जब 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आता है। जब 16 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 34 आएगा, 18 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और फिर 19 बार पढ़ेंगे तो 38 आता है, और 20 बार पढ़ेंगे तो 40 आता है। तो इन सबको हम काट दे रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें तो पता है। कुछ इस प्रकार से सभी संख्या को काट दे रहे हैं जो 2 के गुणज हैं। ठीक, 72 भी कट गया, 74, 76, 78, 80, 82, 84, क्योंकि 2 के गुणज हैं, क्योंकि 2 से ये सब कट जा रहे हैं, पूरा 2 से ये पूरे कट जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये सब भी आपका कट गया। तो चरण नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चरण नंबर 3 देखते हैं। देखो अब आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। देखो अगली बिना संख्या क्या है, 3 है। 3 पर घेरा लगाइए और 3 के अतिरिक्त सभी गुणजों को काट दीजिए। यानी कि आप क्या करना है, 3 पर गोला लगा देना है और 3 के गुणज यानी कि 3 के पहाड़ में जो जो आता है उन सबको काट दीजिए। तो 3 के पहाड़ में कितना आता है, 3 के पहाड़ पढ़िए, 3 दूनी 6, 6 तो कटा हुआ पहले से, तो 3 त्रिकाई 9, इसको भी काट दीजिए। 3 चौको 12, 3 पचे
15, क्योंकि ये कटा है तो अब बार बार काटने से कोई मतलब नहीं है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30, फिर 33 भी आता है पहाड़े में। ठीक, मतलब कि 3 3 दूर करके आप काट सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 36 भी कट गया, फिर 1 2 3 ये भी कटेगा आपका। ठीक, ये तो कटा था। 1 2 3 ये भी कटा 42। देखो अब मैं 3 3 करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ा तो हम लोग 3 धाम 30 तक करते हैं, 3 11 12 इस तरह थोड़ी करते हैं। तो इसलिए मैं गिन के कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे इधर उदाहरण के लिए इधर पास समझा दे रहा हूँ। जैसे 3 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे, देखो तो 3 मतलब 3 में 3 जोड़ोगे तब 6 आता ना, तो 3 दूनी 6, यानी कि इधर से मैं गिन लिया 1 2 3, यानी कि ये 6 आ गया। जब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आता है, यानी कि 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 3 दूनी 6। तो आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ। तो इधर से 3 तक गिनते हैं, 1 2 3, यानी कि ये भी कट जा रहा है। फिर इधर से गिनता हूँ 1 2 3, ये कट जा रहा है, 1 2 3, ये 51 भी कट जा रहा है। फिर 1 2 3 ये भी कट जा रहा है, 1 2 3 ये इसको भी काट देना है। फिर 1 2 3 ये 60 कट गया अपने आप। फिर 1 2 3 ये 63 कट गया, 1 2 3 66 कट गया पहले से ही, 1 2 3 ये भी कट गया। क्योंकि देखो हम इस तरह करके भी काट दे रहे हैं, क्योंकि देखो 3 के गुणज में ये भी आता है, ये जो 69 है ये भी गुणज में आता है, 3 के गुणज में, यानी 3 के पहाड़ में भी कट जा रहा है। ठीक, अगर आप 3 से भाग देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, हासिल कुछ ना बचेगा। अब और देखते हैं, 1 2 3 72 कटा पहले से, 1 2 3 75 को काट दीजिए, 1 2 3 ये कटा पहले से, 1 2 3 81 भी कट जा रहा है, 1 2 3 ये भी कट जा रहा है। देखिए अगर आपको लगता है कि सर ऐसी कुछ बता रहे हैं तो आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे 81 है ना, 81 कर से कट जा रहा है। जब आप 3 को भाग 81 बार देंगे ना, 81 को 3 भागे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको समझाने के लिए मान लो इधर पास कर बता देगा, ठीक है ना। 1 2 3 ये कैसे कट जा रहा है अभी बताऊंगा। जैसे कि देखो 1 2 3 ये कट गया ना, 1 2 3, देखो अब ये कैसे कटेगा, फिर मैं इस तरह काट दूँ, ठीक है ना। देखो मान लो कितना 87 था, कितना था 87। अब भागे क्या करना है, 3 करना है, शेष में कुछ नहीं बचेगा, दिखाने के लिए आप कर रहा हूँ। तो 8 का पढ़ा 3 का पढ़ा पढ़ोगे 8 से ज़्यादा ना हो तो 3 दूनी 6। अब घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 तो इससे जाएगा नहीं, तो 7 को उतारे तो 27 हो गया। 3 का पढ़ा पढ़ने 27 से ज़्यादा ना हो, 3 9 27, ये पूरा पूरा कट गया ना, कुछ नहीं बचा शेषफल, यानी कि 87 है, पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर और देखते हैं 1 2 3, क्योंकि 3 3 जोड़ते जाना है, सॉरी लाइट चलिए। तो क्या यहाँ तक पहुँच गए थे। ये 93 भी 3 से कट जा रहा है, फिर 96 कट जा रहा है, 99 भी कटेगा। 1 2 3 के जोड़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर गुणा भी करेंगे तब भी ये इतने कट जाएगा। तो 3 से भी आप देख चुके हैं। आज देखिए तीसरा चरण भी सॉरी तीसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा चरण देखते हैं। अगली बिना कट्टी संख्या 5 है। ये देखो 5 से अभी नहीं कटा है मैंने। 5 पर घेरा लगाइए, 5 पर घेरा लगा देते हैं, ये लगा दिए घेरा। 5 के अतिरिक्त उसके सभी गुणज काट दीजिए। अब ये जो 5 पहाड़ में जो आएगा उसको सबको काट दीजिए। तो देखो ये 10 भी कटा हुआ, देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, इसको भी काट दीजिए। 5 31, 5 7 35, 5 8 40 कटा हुआ पहले से, 15 45 कटा हुआ है, 15 50 कटा हुआ है। फिर 55 को भी काट देना है, फिर 60 कटा हुआ पहले से, 65 को भी काट देना है, क्योंकि 5 5 जोड़ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 5 बढ़ा रहे हैं ना हम ज़्यादा। 70 तो कटा है पहले से, 75 कटा है, 80 भी कटा है, 85 नहीं कटा तो काट दीजिए, क्योंकि 5 के पहाड़ में ये भी आ जाता है, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। 90 भी कट जा रहा है पूरा पूरा, 95 काट दीजिए, 100 तो पहले से ही कटा हुआ है। तो ये भी सॉल्व हो गया। और देखते हैं क्या 5वें चरण बोल रहा है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में दी हुई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या वो कट न जाए। यानी कि अब जब जितनी भी संख्या है ना, तो यह प्रक्रिया जो अभी चला रहे हैं तब तक करते रहना है जब तक या तो सभी संख्या कट न जाए या फिर सभी संख्या पर 0 न लग जाए। मान चलो अभी देखो ये तो कट गई है, ये भी इसमें 0 लगा है, ये कट गई है, अभी इसमें 0 नहीं लगा है, तो इस पर 0 लगा दीजिए। अब जो 7 के गुणज है ना उसको काट देना। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, ये नहीं काटा था, इसको काट दी। 7 7 7 8 56, 7 7 7 8 56, 7 9 63,
7 में 63, 7 धाम 70 कटा हुआ है, फिर 77 को काटना है, फिर और भी जोड़ते जाना है, मतलब 7 मतलब किसी किसी कटा है तो मैं क्योंकि अब 7 धाम 70 हो जाता है, फिर 7 11 77 हो जाता है, फिर 7 12 तो ये तो 7 12 कर लो या फिर 12 7 84 कर लो, इस तरह ये कट जा रहा है, फिर 13 7 91 काट दीजिए, 13 7 91, फिर 14 7, तो इस तरह करके मतलब कि आपको करना है, या फिर इस तरह गिन सकते हो आप, एक जैसे 98 होता है तो आप गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 98 कट गया ना, क्योंकि 7 गुणे जब आप क्या करेंगे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 7 98 कट जा रहा है पूरा पूरा, 100 तक की तो देखनी है, ये भी पूरा सॉल्व हो गया, ये कटा हुआ है पहले से ही, ये भी कटा, ये भी कटा है, अभी इस पर गोला लगाना, इस पर गोला लगाना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, जिन जिन पर गोला लगा वो अभाज्य संख्या है, जो कट गए हैं वो भाज्य संख्या है। तो देखो अब 13 करो तो 13 पहाड़ा पढ़ो, 13 की गुणा देखो 13 11 है, सॉरी 11 है, ये 11 दूनी 22 कटा हुआ है, 11 3 33, 11 6 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, यानी कि 11 12 पूरा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ। अब 13 वाले में देखते हैं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, कहाँ गया 13 दूनी 26 कटा हुआ पहले से, 13 39 कटा हुआ, 13 चौको 52, इस तरह करके मतलब कि देख लेना है कि क्या कटा है क्या नहीं कटा। 13 5 65, 65 कटा हुआ क्या, हाँ 65 कटा हुआ, 13 5 65, 13 6 78, 78 भी कटा हुआ, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, वो तो 100 के ऊपर ही नहीं जाना है, ये भी कट गया है। अब 17 फिर 0 लगा देना है। अब ऐसी संख्या कोई है ही नहीं, अब 17 का भी पहाड़ा पड़ते ना, 17 दूनी 34, 17 3 17 54, 17 85, तो सभी कट चुके हैं पहले से ही, वो सभी क्या कट चुके हैं, सभी लोग कट चुके हैं। इसके गुणज को देखते तो सभी इसके गुणज कट चुके हैं, तो इसमें गोल लगेगा, 19 में भी गोला लगेगा, इसके सभी गुणज क्या है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सभी गुणज में क्या लगा है क्रॉस लग गया है। अब देखिए 23 में लगा दीजिए गोला, इसके भी सभी गुणज क्या है क्रॉस हो गए हैं, यानी कि काट दिए गए हैं, यानी कि पूरा पूरा कट गया है। ये 29 में भी गोला लगा दीजिए, क्योंकि 29 भी क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अब जो गुणज है ना वो पहले से ही अब कटे हुए हैं, पहले से ही कटे हुए हैं, अब जो कटे नहीं है ना वो क्या है अभाज्य है, वो क्या है अभाज्य। तो अब क्या 31 भी क्या है अभाज्य है, फिर अब 37 बचा है, 37 भी क्या है अभाज्य है, फिर 41 बचा है, 41 भी क्या है अभाज्य है, 43 भी क्या अभाज्य है, 47 भी अभाज्य संख्या है। ये सब क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि अब इनका गुणज जो भी निकालोगे आप तो पहले से ही कटे हुए हैं। ये भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या है, और इधर भी यह भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या। यानी कि हम इस पूरी सारणी को पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आइए अब हम सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। इधर पास ये 2 लिखा है, हिंदी वाला 2, गणित वाला 2 लिखा है, तो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8, यानी कि 2 के जितने भी गुणज है ना, जितने भी 2 के गुणज है वो सब क्या है सम संख्याएं हैं। क्या है सम संख्याएं, या इसी को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे ये संख्या 2 है, क्या 2 से पूरी कट जाएगी, हाँ बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि 2 एकम 2 अगर हम भाग देते हैं तो अगर हम काट के देखते हैं, मान के 2 ले रहे हैं, अगर इसको 2 से भाग करें तो पूरी कट जाएगी क्या, हाँ 2 एकम 2 काटिए, कुछ शेष पर बचा, कुछ नहीं बचा। मान चलिए अगर इधर पास 12 होता तो आप काट के देखिए 2 से, तो कट जा रहा पूरा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा शेष पर, ये 6 दूनी 12 आ गया ना, पूरा कट गया। यानी कि ये 6 16 ये सब क्या है सम संख्या है, जो मतलब 2 से पूरी कट जाए विभाजित हो जाए तो क्या है वो सम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे ना, यानी कि 2 का जो गुणज होता है, यानी कि 2 का पहाड़ा जो होता है ना, जितनी भी संख्या 2 के पहाड़े में आती है वो सब क्या है सम संख्या है, और जो शेष बची है वो सब क्या है विषम संख्या। अगर विषम संख्या क्या है, विषम संख्या तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाएगी। तो उदाहरण के लिए आप इधर पास क्या लिखते हैं, इधर पास क्या लिखते हैं 3 5 7 9 11 13, इधर पास उदाहरण करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या ये 13 2 से विभाजित होती है, आंसर है नहीं,
क्योंकि 13 को अगर हम भाग करके देखें, मान चलिए देख रहे हैं, तो शेषफल अगर बचता है यानी पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। मान चलो 13 को भाग दे रहे हैं किससे, 2 से ही दे, क्योंकि 2 ही से देना है ना। तो 2 छक्के 12 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो शेषफल तो बच गया ना, शेषफल 1। अगर शेषफल बच रहा है यानी कि वो भाज्य संख्या नहीं है, मतलब वो सॉरी वो सम संख्या नहीं है, भाज्य संख्या दूसरी है। ये सम विषम दूसरा देख रहे हैं आप लोग। तो ये विषम संख्या में ये सभी आएंगे, और सम संख्या में क्या आएंगे, जो इसमें 2 का पूरा पूरा पहाड़ा चला जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा पहाड़ा चला जाए। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई संख्या जो लिखी है नीचे वो सम संख्या की भी सम संख्या है। तो कुछ नहीं करना, आपको जिस भी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में यदि यदि सॉरी यदि 2 4 6 8 0 आए, या फिर इस 0 को हम पहले भी लिख सकते हैं, 0 0 2 4 6 8 आए, तो वह सम संख्या है, सम संख्या है। और शेष बची संख्या क्या है, विषम है। देखो कैसे, मान लो आपको बताना, ठीक है ना। मान लो ये इतनी बड़ी संख्या है 87,512, ठीक है ना, ये 12 है। तो चलिए ये बताइए सम संख्या की विषम संख्या है, तो आप बोल दोगे ये तो सम संख्या है, ये तो सम है। कैसे सम है, क्योंकि लास्ट में देखिए 2 आ रहा है, यानी कि ये सम संख्या है। अगर मान चलिए इस तरह होता, कोई संख्या इस तरह रहती, तो आप बताइए सम संख्या की विषम संख्या। तो आप लास्ट का इकाई अंक देखिए, अगर इकाई अंक 2 4 6 0 या फिर 8 नहीं आ रहा है, तो क्या है, विषम संख्या है। क्या हुआ, विषम संख्या। अब तो आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दीजिए आप, तो आप जान जाएंगे सम संख्या क्या है, विषम संख्या कौन सी है, चाहे जितनी बड़ी, क्योंकि आप लास्ट का देखेंगे, अगर वह 2 0 4 6 8 आ रही है तो वह सम संख्या है, नहीं आ रही तो वह विषम संख्या, जाहिर सी बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं प्रश्नवली 3.2 के सभी प्रश्न उत्तर। देखो ये सब बताने का क्या कारण था, अगर ये सब विषम संख्या, भाज्य संख्या, विभाज्य, ये सम विषम या फिर भाज्य अभाज्य न पता होती आपको, तो आप जो आगे के हल करेंगे ना इधर के, तो हम हल नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें सब चीज़ों को पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम इन चीज़ों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आप समझ चुके सब चीज़ें, अब प्रश्न 1 से हम देखते हैं। तो प्रश्न 1 क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों, और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, सम संख्याएं हों। तो आपको बताना है यदि हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी कि क्या प्राप्त होगा। तो आइए हम 2 विषम संख्या को पहले जोड़ कर देख ले रहे हैं। तो नंबर पहला, तो अगर हम 2 विषम संख्या लें, कुछ इस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है। मान चलिए इधर 6 ले रहे हैं, अच्छा 6 होगा तो फिर तो सम संख्या कहला जाएगी, हमें दोनों विषम संख्या लेनी है। ये 749 था, अब हम 553 ले रहे हैं। अगर हम इनको जोड़ें तो क्या होगा, देखते हैं कि जो प्राप्त संख्या होगी, सम संख्या आती है कि विषम संख्या आती है, क्या आता है, कुछ नहीं आता, क्या आता है। तो अगर हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12, 12 की 2। देखो हमें यहीं से अंदाज हो गया कि 2 विषम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इकाई में 2 आ गए हैं, लेकिन हम जब जोड़ ही रहे तो हम पूरे जोड़ेंगे। तो 12 एक हासिल बचा ना, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब 5 5 10 होता है, 10 की 0 फिर एक हासिल बचा, फिर 5 में अगर एक और जोड़ दें, ये क्योंकि हासिल बचा था, तो 6 होता है, अच्छा 7 कितना होता है, 13 होता है, ये 13 0 का देखो जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर क्या होगा, सम संख्या। यानी कि जब हम 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। अब आइए दूसरा वाला देख रहे हैं, दूसरा वाला बोल रहा है कि दो ठो सम संख्या लेनी है। अब 2 ठो सम संख्या ले, तो 2 सम संख्या ले लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो जोड़िए, क्योंकि हम जान गए ना सम संख्या लास्ट में देखो 6 है, तो 6 दूनी 12, मतलब जोड़ेंगे तो आप 12 आता है, फिर एक हासिल बचा। अब 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 होता है, और 10 7 17,
17 एक हासिल बचा ना, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होता है, और 10 10 6 16, फिर एक हासिल बचा, 9 1 10, 10 9 19। तो यानी कि देखो, जब हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। दोनों का आंसर क्या है? सम संख्या प्राप्त होगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे। देखो, दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो इधर पास पहले नंबर के क्या है आंसर? सम संख्या। दूसरे का भी क्या है? सम संख्या। अब आइए प्रश्न नंबर दूसरा देख ले रहे हैं। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। इसमें क्या करना है? सत्य असत्य बताना है। तो देखो, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो इसको हमें देखना है। तो प्रश्न पहला बोल रहा है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो पूछ रहा है कि सम होता है कि नहीं। तो इसका आंसर है असत्य। लेकिन हम देखेंगे कि असत्य होता काहे है। देखो, इसमें क्या बोला? 3 विषम संख्या लेनी है, तो देखना कि सम होता है कि नहीं। अगर सम होता है तो बताइए, नहीं होता तो बताइए। देखो, यानी कि हम 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त नहीं होता, यानी कि असत्य है। तो अब कारण देख रहे हैं कहे असत्य है। कारण हम बताएंगे ताकि ज्ञान के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पता रहे कि क्यों। देखो, मान लो 3 विषम संख्या लेते हैं, जैसे 3 भी एक विषम संख्या है, प्लस 9 प्लस 5। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी ना, वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो देखो, जैसे कि अगर हम 3 में 9 जोड़े तो 12 होता है, और 12 में 5 जोड़े तो जोड़िए वाला 12, 13 14 15 16 17। कितना आया? 17 आया। तो बताइए 17 क्या सम संख्या है? आंसर है नहीं। लेकिन इधर किताब में क्या बोल रहा है कि सम संख्या होता है, यानी कि ये असत्य है। यानी कि क्या है? ये असत्य है। एक तो और देख ले रहे हैं उदाहरण। मान के लिए इस तरह कुछ ले रहे हैं कोई संख्या, क्योंकि विषम संख्या लेनी है तो कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक, ये विषम संख्या ना, क्योंकि लास्ट में देखिए ना, सम संख्या कोई रोल ही नहीं रहा है, ना 2 ना 0, कुछ नहीं है। तीन संख्या को योग देखते हैं कि ये क्या प्राप्त होता है। इधर अगर देखते हैं अपन तो 9 1 10, 10 7 17। तो आप तो इधर से अंदाजा लगा सकते हो, जब इकाई अंक सम नहीं है तो पूरी संख्या भी सम नहीं होगी। लेकिन अब हम जोड़ वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो हम पूरा जोड़ ही लेते हैं। देखो, एक हासिल बची थी ना। देखो, 9 का 9 दूनी 18 होता है, 18 2 20, और एक हासिल बची ना, 20 1 21। अब कितनी हासिल बची? 2 बची। याद रख रहिएगा, बस हो गया। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। तो ये संख्या 2217 आ गया। तो ये संख्या विषम है, यानी कि हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पास पहले नंबर में असत्य लिख दिए हैं। क्या लिख दिए? असत्य। अब कारण क्या है कि हमने चेक करके देखा है, तो ये तो 3 विषम संख्या जुड़े हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। और उधर क्या लिखा था? सम संख्या, यानी कि असत्य है पहला वाला। आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा बोल रहा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। यानी कि इस बार क्या करना है? 2 विषम संख्या लेनी है और एक सम संख्या लेनी है। क्या उसका योग सम संख्या होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सत्य। दूसरे का आंसर क्या है? सत्य है। अब देखो, कारण भी तो हमें देखना है ना, कारण देखना है। तो क्या बोल रहा है? 2 विषम संख्या लीजिए। क्या? 2 विषम संख्या। मान लीजिए कोई संख्या इस तरह हम ले रहे हैं कुछ, और इधर पास 3 लगा दे, और एक टुकड़ा लेना है, सम संख्या लेनी है। मान लो हम सम संख्या में 26 ले ले, कुछ भी ले मतलब। तो देखो, 2 सम संख्या और एक विषम संख्या का योग देखते हैं क्या होता है। इधर तो लिखा सम संख्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं क्या आता है। तो जोड़ते हैं। देखो, 7 3 10, और 10 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। ये देखो, आप तो इधर से अंदाज लगा लिए होंगे, जो कोई जानते हैं, जो कोई पिछली वीडियो देखे, मतलब सब चीज वीडियो देखे तो सबको समझ में आ गया होगा। तो 16 एक हासिल बची। देखो, 9 का 9 दूनी 18, 19 20 हो गया, और एक हासिल बची थी ना, 20 1 21। देखिए, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। एक तो और उदाहरण ले रहे हैं, ये तो पहले हो गया समझाने के लिए। मान लो कोई 2 विषम संख्या ले रहे हैं, 3 + 7, और एक तो सम संख्या मान लो 2 ही ले रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए।
तो अगर 10 हो गया, 10 2 12, अगर मान के चलो हम 8 भी लेते, 8 भी लेते तब भी तो 10 हो गया, यानी कि 3 7 10 हो गया, 10 8 18। देखिए ना सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, यानी कि हम दो विषम संख्या लेंगे और एक सम संख्या लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या। ये आंसर सत्य है, सत्य। आइए तीसरा वाला पढ़ते हैं, समझते हैं। वाला समझ में आ गया क्या बोला हूँ? तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि तीन जो गुणनफल लेना है, तीन जो विषम संख्या का गुणनफल यानी कि गुणा करना है, तो क्या विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसको देख, मान के लिए इस तरह करके 3 गुणे 7 गुणे और क्या होता है आपका 5 भी होता है। तो इसका योग देखते हैं कि कितना, क्या मतलब सम संख्या आती है कि विषम संख्या आती क्या आती है, क्योंकि उधर तो दूसरा लिखा, उधर जो लिखा तो उसी हिसाब से होता है कि नहीं। इधर पास कारण है, ये तीन तो विषम संख्या ली है ना। अब देखते हैं इसका गुणा जो करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो 5 7 35, अब 35 से गुणा 3 बार करना है तो पहाड़ा नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हैं 35 गुणे 3, 3 5 15, ये 5 हासिल आई 1 और 3 3 9 9 1 10। ये क्या है विषम संख्या, यह क्या है विषम संख्या। इधर पास देखिए कितना आया था बताइए, 105 आया था ना। इधर पास क्या बोला गया, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सत्य है, क्योंकि हमने देखा भी है गुणा करके। मैं जो तीन की विषम संख्या इस तरह ले लेते 3 3 3, ये सभी विषम संख्या ना। 3 त्रिकाई 9, 3 देखो 3 3 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, ये देखो 27, ये भी विषम संख्या है, यानी कि कारण सहित हम देख रहे हैं आंसर। आइए अब चौथा देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा क्या बोल रहा हूँ। यदि किसी सम संख्या को यानी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो इसको हम करके देखते हैं। देखो यदि सम संख्या यानी कि कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं 112 ले रहे हैं, अभी मतलब पूरा पढ़ लेते तभी समझ में आएगा। चौथा नंबर देखो क्या हुआ, कहाँ पास है, इधर पास। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, अब 2 से भाग दीजिए, चलो ठीक है दे रहे हैं, तो एक बार जाएगा नहीं तो दोनों साथ लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 घटाएंगे तो 1 आएगा, एक तो भाग जाएगा नहीं, इस 2 को इधर पास उतार लेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, इधर पास पूरा पूरा कट जा रहा है। अब मतलब अब देखते हैं क्या लिखा है। 2 से भाग दिया जाए तो शेष फल सदैव विषम होता है, शेष फल सदैव विषम होता है। लेकिन इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, लेकिन इधर देखिए ये क्या बोल रहा है कि सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। अगर हम सम संख्या से 2 का भाग देंगे तो क्या विषम संख्या प्राप्त होती है। इधर तो 0 आ रहा है, कुछ नहीं का मतलब क्या है 0 है, तो ये इसका मतलब क्या है, उधर पर जो लिखा था वो क्या है गलत है, यानी कि असत्य है। क्या है असत्य। कारण कारण ये दिए तो है, हमने चेक करके देखा कि हम पूरा पूरा जब काट देते तो 0 आ जा रहा है, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। इधर पास क्या लिखा है विषम संख्या लिखी है, शेषफल में विषम संख्या बोल रहा है। अब देखते हैं 5वें नंबर कुछ इस प्रकार से। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, बोल रहा है इसमें सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो आप अभाज्य संख्या को देखिए, जितनी भी अभाज्य संख्या है, ये जो जिसमें जिसमें जो गोला लगा ना, तो ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। ये इसमें भी बोला गया कि क्या सभी अभाज्य संख्या विषम है, बताइए सभी अभाज्य संख्या विषम है क्या। आंसर है नहीं। अब देखो क्यों, देखो माना ये सब विषम संख्या है, लेकिन इधर पास 2 भी तो देखिए, 2 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन विषम संख्या भी तो है ना। देखिए तो ये विषम संख्या क्या बताइए, ये विषम संख्या थोड़ी है, 2 तो सम संख्या है। ये माना कि जो अभाज्य संख्या जितनी गोला लगा है ये अभाज्य संख्या है, ठीक ना, समझिए क्या बोल रहा हूँ। ये जो अभाज्य संख्या है तो इसमें क्या बोला गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ये जो सभी जो गोला लगा है अभाज्य संख्याएं क्या सब विषम है। हाँ विषम तो है, लेकिन इधर पास देखिए ध्यान से देखो, ये संख्या विषम नहीं है, ये संख्या विषम नहीं है, यानी कि वह आंसर हमारा क्या है असत्य है। क्या है असत्य। अब कारण बता देना है, इधर पास लिख देंगे क्योंकि संख्या 2 अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या तो है,
किंतु किंतु विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। यानी कि उधर पास गलत लिखा था, क्योंकि दो आपका भले ही दो अभाज्य संख्या है लेकिन वह सम संख्या है, लेकिन उधर पास क्या लिखा था कि सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या है। तो विषम संख्या नहीं है, दो दो तो विषम संख्या नहीं है ना, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 6वां, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। इसमें क्या बोला गया, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, यानी कि गुणनखंड 0 होते क्या? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड होता ही है। तो इधर भी क्या है, गलत है, इधर भी क्या है, गलत, यानी कि असत्य है। ये 6वां नंबर भी क्या है, असत्य। मान लीजिए अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 का गुणनखंड देखिए ना, 3 का गुणनखंड देखिए तो 1 गुणे 3, देखो दो दो ठे गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, ये 1 भी प्राप्त हो रहा है गुणनखंड और 3 भी है। तो इसमें तो ये बोला गया है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता ही नहीं है, लेकिन इधर देखिए ना, हर अभाज्य संख्या, हर संख्या के कोई ना कोई गुणनखंड होता ही है, ये 1 है और 3 भी है। तो इधर पास कारण ये हो गया, ये वाला, और असत्य हो गया ये वाला। तो आप जान गए ना असत्य क्यों है, क्योंकि हर एक संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड होता ही है। ये एक भी गुणनखंड है 3 का, और 3 भी गुणनखंड है 3 का, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3 आता है, और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 आता है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे 3 को तोड़ा जा सके। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो इधर पास अभाज्य संख्या देखिए, सॉरी, मान के लिए ये अभाज्य संख्या, इन दोनों को योग करते हैं कितना आता है, 5 आता है। तो 5 क्या है, सम है कि विषम है, ये तो विषम है। लेकिन इधर पास क्या बोल रहा है कि यदि हम कहा गया दो अभाज्य संख्या का योग सदैव सम होता है, तो आंसर तो इधर पास गलत हो गया। तो हम 7वां का भी क्या कर देंगे, असत्य, सॉरी असत्य। अब कारण बता देना कहे कि, क्योंकि क्या है, यदि 3 प्लस अगर 7 भी जोड़ते हैं अगर हम, तो इधर तो 10 आ रहा है, तो ठीक है, ये तो चलो ये फॉलो करता है, ये वाला फॉलो करता है। किंतु और भी देखते हैं ना, 3 प्लस अगर 5 अगर जोड़ते हैं, ये भी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। चलो ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन और देखते हैं, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या, आप समझिए क्या बोल रहा हूँ। देखो इधर पास क्या बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम आता है, मतलब सदैव सम संख्या होती है। तो मान के लिए इधर पास तो भी हटा देते हैं इसको। देखो अगर हम दो विषम संख्या लेते हैं, मतलब दो अभाज्य संख्या लेते हैं, अगर जोड़ते तो सम संख्या प्राप्त हुई, अच्छी बात है। इधर भी सम संख्या प्राप्त हुई, अच्छी बात है। लेकिन अभी और देखते हैं, किंतु अगर हम 2 प्लस 3 जोड़े तो कितना आता है, 5 आता है। तो क्या संख्या 5 क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन इधर पास क्या बोल रहा है कि सदैव सम संख्या। देखो प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है, प्राप्त होगा सम संख्या, लेकिन हर बार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम दो अभाज्य संख्या को जोड़े हैं तो इधर पास 5 आया, अब 5 सम संख्या नहीं है। तो ये असत्य जान गए ना क्यों। तो इनको आप चाहे तो मत लिखिए, इनको आप चाहे तो मत लिखिएगा, ये केवल समझाने के लिए कि हाँ अगर जोड़ते सदैव तो मतलब सम संख्या प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमेशा प्राप्त नहीं होगी, हमेशा प्राप्त नहीं होगी कि हम दो सम संख्या लेंगे, मतलब वो दो अभाज्य संख्या लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। इधर तो प्राप्त होती है, अच्छी बात है, लेकिन इधर प्राप्त नहीं होती। लेकिन इधर पास क्या लिखा था, उधर पास कि सदैव होती है, तो सदैव तो नहीं होती। तो अब तो इधर भी जान गए होंगे। आइए 8वां देखते हैं, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। इसको समझिए आप, देखो क्या लिखा, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये क्यों बोल रहा है कि जो ये संख्या 2 है ना, ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो सम तो आप जानते हैं कि 2 सम संख्या है, और अभाज्य संख्या इधर पास देखिए ना, 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या है,
सत्य है, तो इधर पास हम लिख देंगे सत्य है। सत्य कारण क्या है? क्या है? दो एक सम संख्या है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ये, देखिए इधर पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, ये क्या है? अभाज्य संख्या। आप भाज्य अभाज्य के बारे में सब चीज जान चुके हैं, तो ये भी कारण हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं। अब बोल रहा है अगला, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या बोल रहा है कि सभी सम संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं लिखे हैं क्या भाज्य संख्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है असत्य। तो इसका आंसर असत्य है। इसका कारण मेरे को मतलब पूरा नहीं पता कि क्यों हो सकता है असत्य इसका। मेरे को तो सत्य लग रहा था, क्योंकि देखिए मैं इधर पास देखा तो इधर पास क्या दिखाई दे रहा है? असत्य लिखा है। अब उसका कारण भी तो बताना पड़ेगा असत्य क्यों लिखा है, तो मेरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इधर पास तो ये बोला गया है कि सभी सम संख्याएं, यानी कि जो 2 4 6 8 10 ये सब हैं तो भाज्य संख्या है। तो अच्छा जान गया क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि सभी संख्याएं भाज्य संख्या है, यानी कि जो 2 4 6 8 ये सब संख्या है ना, क्या भाज्य संख्या है? तो आंसर है असत्य। अब देखिए आंसर इसका असत्य क्यों है? क्योंकि इधर पास देखिए ये भले ही सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो आप कारण क्या बता सकते हैं इधर पास? क्योंकि संख्या 2 सम संख्या तो है किंतु भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा समझ में आ गया क्या बोल रहा है। देखो दो सम संख्या तो आप जानते हो 2 4 6 8 0 भी अगर आता तो वो सब संख्या है। दो जो लिखा है वो सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। इसका कारण यही है क्योंकि ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो क्या है? अभाज्य संख्या। दो क्या है? अभाज्य संख्या। अब समझ में आ गया ना, क्योंकि ये जो जो इधर पास गोले लगे अभाज्य संख्या है, यानी कि ये स्वयं के अलावा किसी से काट ही नहीं सकती। स्वयं के अलावा किसी से काट भी नहीं सकती। चलिए अगला देखते हैं। देखो टाइम लग जा रहा होगा मेरे को पता है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य क्या है? आप लोगों को समझाना। तो क्या दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यानी कि क्या बोला है? हमेशा दो सम संख्या लेना, अब गुणनफल मतलब गुणा करना है तो क्या हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल 10वें का आंसर क्या है? सत्य। अब देखो कारण क्या है? कारण ये तो पता होना चाहिए। मान लीजिए दो सम संख्या लेती है, 2 भी और 4 लेते हैं तो इसका उत्तर देखते 8 आता है। 8 आता है तो ये सम संख्या है। मान लीजिए अगर इस तरह 12 गुणे अगर हम 12 ही कर दें तो 12 दूनी 24 फिर 4 हासिल आई 2, 12 कम 12 12 13 14 140, ये भी सम संख्या है। यानी कि हम दो सम संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम इस तरह करें 11 गुणे, अच्छा 11 तो भी सम हो गया। अगर हम 8 गुणे 8 करते हैं तो 8 × 64, ये भी सम संख्या प्राप्त हुई। अब तो जान गए ना इसका कारण क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। ठीक है, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको समझिए। आप देखो संख्या जैसे 13 और 31 है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या चीज आ रहा है? दोनों में क्या है? एक है और 3 है। देखो इसमें भी 31 में भी 1 है और 3 है और 13 में भी 1 और 3 है। तो ऐसे जोड़े मतलब 100 तक में ऐसे जोड़े और ज्ञात कीजिए जैसे आता हो। जैसे कि आप अगर 17 और 71 को देखते हैं तो देखो 1 7 आ रहा है ना, और इसमें भी क्या आ रहा है? 7 1 आ रहा है। तो इन ऐसे युग्मों को लिखना है कि जो रिपीट होती हो, मतलब अगल बगल मतलब यहाँ वहाँ होती हो।
तो ऐसी संख्या मतलब कहाँ तक 100 के बीच में लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखो 17 8 71, क्योंकि देखो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। और देखिए जोड़े, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इधर पास अगर आपको पता नहीं है तो आप ये सारणी याद करनी पड़ती है आपको, या तो ये सारणी याद कर लीजिए या फिर आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या है। ये जो गोला लगे ना, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इधर पास देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। और ऐसे जैसे 79 में देखते हैं, इधर 7 है, इधर 9 है, तो इधर 9 है, इधर 7 है, यानी कि दो संख्याएं अदल बदल हो रही हैं, मतलब ऐसे ही उनको याद करना था। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। अब देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर बोल रहा है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। यानी जो संख्या 20 है उससे सभी छोटी सम संख्या, मतलब वो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या लिखना है, लेकिन अलग अलग लिखना। तो चलिए इसको भी आंसर देखे ले रहे हैं। तो इधर पास देखेंगे अगर हम, ये 20 कहाँ, ये 20 है, इससे छोटी अभाज्य संख्या अलग लिखनी है और भाज्य संख्या अलग लिखनी है। जिसमें एक गोला लगा ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या, और जिसमें क्रॉस मारा है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसी को हम देख के नोट कर लेंगे, लेकिन आपको पेपर में याद करना पड़ता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या थी, 2 है। एक को तो हम लेंगे ना, क्योंकि एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। तो 2 थी, 3 5 7 11 13 17 18, क्योंकि ये स्वयं से ही विभाजित होती है, ये इसके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, क्योंकि इसलिए अभाज्य संख्या कहलाती है। ये 20 से छोटी क्या भाज्य संख्या है, तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, यह सभी क्या है, 20 से छोटी भाज्य संख्याएं। जैसे कि अगर 9 भी देखते हैं ना, तो 9 के 3 गुणनखंड है ना, यानी कि 2 अगर गुणनखंड है तो भाज्य संख्या है, मतलब सॉरी, जिसके 2 गुणनखंड केवल हो तो अभाज्य संख्या है, और जिसके 2 से ज्यादा हो तो भाज्य संख्या है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। ये 1 से लेकर के 10 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये देखो, ये अभाज्य संख्या 3 2 5 7, ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी लिखनी है। सबसे बड़ी क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या है, 7। क्या है इसका आंसर, 7 है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से देखिए, समझिए पहले क्या लिखा है। निम्नलिखित को यानी कि जो नीचे लिखे हैं, 2 विषम यानी कि 2 विषम संख्या है अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इनको अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त कैसे कर सकते हैं। चलिए इसे आगे देखेंगे कि जो ये 44 है ना, तो ऐसी संख्याओं का योग कीजिए, ऐसे मतलब ऐसी संख्या जोड़िए, अभाज्य संख्या लेकिन बोला है क्या, सॉरी अभाज्य नहीं, विषम, विषम 2 विषम संख्या को, मतलब ऐसे 2 विषम संख्या को जोड़ना है जिससे कि 44 प्राप्त हो। और ऐसे विषम 2 संख्या को, एक तो देखो क्या बोला है, एक तो विषम हो और प्लस अभाज्य भी हो। तो 36 ऐसी संख्या प्राप्त करनी, ऐसी संख्या जोड़नी है जिसे 36 प्राप्त हो, विषम भी हुआ संख्या और अभाज्य भी हो। तो उन दोनों का योग यानी कि जोड़ 36 आना चाहिए। ऐसे ही 24 आना चाहिए, ऐसे ही 18 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 है, क्या था नंबर 1 में, 44 था। तो हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे कि यह संख्या प्राप्त हो जाए। कितने, 2। तो ऐसे हम कौन सी संख्या जोड़े जो अभाज्य भी हो। तो देखो 41 अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 44 आता है। कितना आता है, 44। ऐसे ही जब हम 37 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका, 44 आता है। क्योंकि 7 दूनी 14, एक हासिल बचेगी। और ये 3 3 4, एक मतलब एक हासिल जो बचे कितना, 3 1 4 हो जाता है, 3 4 हो गया। तो यानी कि ये दोनों विषम संख्या भी है
और अभाज्य संख्या भी है, तो इनका योग 44 आया है, ये 44 आया है। तो आप चाहे तो ये वाला लिख दीजिए या चाहे तो ये वाला लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तो वही आ रहा है। आइए अब दूसरा वाला देख रहे हैं। दूसरा वाला कितना है? 36 है। तो हम ऐसी अभाज्य संख्या को जोड़नी है जिससे 36 प्राप्त हो, लेकिन वह विषम भी हो। क्या हो? विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो अगर हम देखो 5 के बारे में क्या ख्याल, तो 5 तो विषम संख्या है और अभाज्य भी संख्या है, और 31 भी क्या है, क्योंकि 31 और 5 जोड़ेंगे तो 36 होता है। 31 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। इसी तरह सॉरी इधर पास 31 और 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। अब इसी तरह कौन सा नंबर 3 में क्या था? 24 था। तो ऐसी अभाज्य संख्या और विषम संख्या जोड़नी है जिससे 24 प्राप्त हो। तो 19 और अगर 5 जोड़ दे, 19 में अगर 5 जोड़ दे, क्योंकि ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 24 होता है। 9 5 14, 14 की 4 हासिल आई 1, एक और हासिल भी बची थी, तो एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। और चौथा नंबर में कितने था संख्या? 18। तो 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा? 18 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको आए हुए समझ में। आइए अब 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म यानी कि जोड़े लिखिए जिनका अंतर 2 आता है। यानी अभाज्य संख्या के ऐसे 3 जोड़े लिखना है जिनको घटाने पर 2 प्राप्त होता हो। इधर टिप्पणी में क्या दिया गया है? 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। यानी कि अभाज्य युग्म हम किसे बोलेंगे? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, यानी कि अंतर मतलब घटाना समझ सकते हो। कितना हो? 2 हो, उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। ये एक तो परिभाषा है, लेकिन हम इसका आंसर देखते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए, यहाँ पास अभाज्य संख्या थी ना, जिनका अंतर 2 आता हो। जिनका अंतर क्या आता हो? 2 आता हो। जैसे 5 है और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 1 2, 2 का अंतर है ना। बताइए, ये 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? देखो 1 2, 2 का अंतर है। इधर तो 1 का अंतर है, तो ये वाला कितना होगा? क्योंकि ऐसे युग्म लिखनी है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, 3 और 5, क्योंकि अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ऐसे ही कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? मान के लिए यहाँ से तो होगा नहीं। अगर 11, हाँ 11 में से अगर हम 5, तो इधर यह है कि अंतर पूछा ना, कि 2 अंतर हो। जैसे कि अगर 5 ये 2, ये क्या है? अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अगर हम 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होगा। और अगर हम 13 में से 11 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पास हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 2 अंतर, अंतर कितने का आना चाहिए? 2 का अंतर आना चाहिए। तो देखिए साथ में हम देख ले रहे हैं 3 और वह जोड़ा, यानी कि युग्म का क्या है? 3 और 5। तो मतलब केवल समझने के लिए इधर पास बता दे रहा हूँ। अगर हम 5 में से अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। 5 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आता है? 2, यानी कि 2 का अंतर आया ना। ऐसे ही कौन सी संख्या है आपकी? 5 और ये पहला नंबर, दूसरा नंबर में कुछ युग्म बनाने हैं, यानी कि जोड़े। तो हम चाहे तो इस तरह ना करके हम कुछ इसको भी काट दे रहे हैं। ये तो समझ में कैसे है? तो हम इस तरह करके इस तरह बना देते हैं। दूसरे नंबर में क्या कर देंगे? 5 और 7 को लिख देंगे। तीसरे नंबर पर क्या कर देंगे? 11 और 13 को लिख देंगे। तो ये दोनों युग्म है जिसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। चाहे तो अगर इसको हम देखना चाहें, सॉरी इधर पास, अगर हम इसको देखना चाहें, जैसे आंसर इतना ही है, केवल केवल इधर पास समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 13 में से 11 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना? 2 है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। यही तो आंसर लिखना है। आंसर तो यही है। तो इसका आंसर इस हिसाब से लिख लीजिए। प्रश्न 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं
अभाज्य संख्याएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम चाहे तो जो ये सारणी थी यहीं से देखकर बता सकते हैं, लेकिन जब आपका पेपर होगा तो आपको सारणी देखने को थोड़ी मिलेगी, तो आपको तो याद करना पड़ेगा या फिर आपको भाग देकर पता करना पड़ेगा कि ये समय मतलब सॉरी ये भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। जैसे हम 23 को तोड़ते हैं तो 23 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 आएगा और 23, यानी कि इसके 2 गुणनखंड केवल हो गए। अब 23 को और हम तोड़ नहीं सकते, तो यह क्या है, अभाज्य संख्या कहला जाएगी। ऐसे क्या है 51, तो 51 को भी अगर हम तोड़े तो यह भी क्या है, नहीं टूट रहा। ऐसा देखने से लगता है ना कि 51 जो है नहीं टूट रहा, लेकिन इसे हम तोड़कर देखेंगे। ऐसे ही अगर 37 को देखें तो 37 आपको क्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और 26 ये तो भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, ये नहीं कटेगी और ये कट जाएगी। तो आइए देखते हैं कुछ इसके हल करके, समझते हैं क्या आएगा आंसर। तो नंबर 8वां का पहला है, तो इसके करते हैं हल। इसके गुणनखंड देखते हैं, तो 23 के गुणनखंड तो 23 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 23 के गुणनखंड क्या है, 1 गुणे अगर हम 23 करेंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा। अब और ऐसी संख्या है ही नहीं कि जिससे हम प्राप्त कर सकें। 23 अब टूटेगा नहीं, क्योंकि वो अगर टूटेगा भी तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो आधी कहलाएगी, वो आधी संख्या में टूटेगी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी संख्या में तोड़ना है। तो इसके गुणनखंड कितने हैं, एक है और स्वयं वो है संख्या है। तो जिसके गुणनखंड 2 हो, केवल 2 हो, तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 के 2 ही गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है। क्या है, 23 के 2 ही गुणनखंड है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या था, 51 था। क्या था, 51। इसको हल करते हैं। तो हल 51 के गुणनखंड तो आइए 51 को तोड़ते हैं। तो 51 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो हम सबको पता है कि 1 का गुणा अगर उसी संख्या में करेंगे तो वही प्राप्त होगा। और हम देखते हैं दूसरे रफ में। तो मान लीजिए अगर हम इसे 3 भाग देकर देखते हैं कि अगर हम जैसे एक है संख्या, ठीक, तो इसको अब 3 से देखते हैं कि कट रहा कि नहीं कट रहा। तो 3 एकम 3 काटेंगे 2 आ गया। अब इधर कहा, इधर 2 तो जाएगा नहीं इससे भाग, तो इसे उतार लेंगे। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये कट गया ना, पूरा कट गया। यानी कि 51 के गुणनखंड क्या क्या है, 17 और 3 है। यानी कि हम 17 गुणे 3 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 51। कितना प्राप्त होगा, 51, क्योंकि 17 17 17 17 2 34 17 तिक 51, या फिर 3 को फाड़ा 17 बार पढ़ेंगे, 3 को फाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, 3 गुणे 17। इसको बराबर करके हम कैसे तरह लिख सकते हैं, 51 के गुणनखंड बराबर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 17 है और क्या है, 51 है। लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, चूंकि, या फिर चूंकि लिख दें, या फिर अतः। हालांकि चाहे तो हम चूंकि लिख के कर सकते हैं, या फिर अतः भी लिख सकते हैं। अतः यह एक भाज्य, सॉरी उसमें अभाज्य पूछा था ना, तो अतः यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब कारण नहीं है,
कारण ही बताना पड़ेगा, क्यों नहीं है? तो इधर पास लिख देंगे हम, क्योंकि 51 के गुणनखंड 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। ये आपको समझ में आया हो ना? देखिए 2 से ज्यादा है गुणनखंड। तो आइए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्या था? 37 था। तो इसका हल करते हैं अपन, क्योंकि 37 का अब देखना कि भाज्य क्या भाज्य है, तो हल करेंगे। तो क्या कर लेंगे हम? 37 के गुणनखंड ताकि हम पता कर सके। तो 37 के गुणनखंड अगर देखते हैं अगर हम, तो ये तो जानते सभी कोई कि 1 का गुणा उसी संख्या में करोगे तो उतना ही प्राप्त होगा। और देखते कि इसका अन्य गुणनखंड हो सकता है क्या? मान के इधर पास हम भाग देकर दे रहे हैं कि अगर हम मान के चलिए ये 37 था, अगर भाग करते हैं 3 से, मान के चलिए तो 3 कम 3 हो गया, ये तो कट गया पूरा। ये 7 इधर पास हो गया, 3 दूनी 6, क्योंकि इससे ज़्यादा ना हो ना, 7 से ज़्यादा ना हो, 3 दूनी 6, काटेंगे तो हासिल बच गया। यानी कि अगर हासिल बच जा रहा है तो ये तो नहीं है। मान के चलिए अगर 5 से हम करके देखते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इसके गुणनखंड क्या क्या है। कि अगर इससे भी देखें 37, तो 5 सत्ते 35 होता है। हासिल कितना, मतलब शेष में कितना बचा? 2 बचा, ये भी नहीं हो रहा। और भी मान के चलिए अब 7 से देख रहे हैं, फिर वही तो आएगा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, फिर आएगा 2 हासिल, नहीं कट रहा। अगर 9 से भी काटे तब भी नहीं कट रहा। तो हम मतलब देखते काटते इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो संख्या 37 है उसका गुणनफल केवल कितना है? 2 ठो है, एक और स्वयं संख्या यानी कि 37। तो इधर पास क्या लिख देंगे? अतः यह एक अभाज्य संख्या, क्योंकि संख्या 37 के गुणनखंड 2 ही है। यानी कि जो संख्या 37 है उसके कितने गुणनखंड है? केवल 2 है, केवल 2 है। अगला नंबर कौन सा? 26 था, इसे भी हल कीजिए। 26 के गुणनखंड, 26 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 26 के गुणनखंड पहला तो ये है कि जानते हैं कि एक गुणा अगर उसी संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। और 26 को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? जब 2 का गुणा किसमें करते हैं? 13, तो 13 दूनी 26 प्राप्त होता है। और कौन सी संख्या जिसे 26 प्राप्त किया जा सके? तो ये इतने ही है। तो आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अतः 26 के गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी आंसर को चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 23 और 37 संख्याएं अभाज्य है, या फिर जो मैंने बताया है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जो ये वाला है, पहले वाला जो अभी दिखाया था, वो छोटा भी है, केवल बता देना कि, लेकिन मैंने ये बताया इसमें कि कैसे छोटा है, मतलब सॉरी कैसे अभाज्य संख्या है या फिर कैसे अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए ये भी सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 9 में बोल रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी कि जो 1 से 100 तक है ना, 7 क्रमागत मतलब कि लगातार 7 की संख्या लिखनी है जो कि भाज्य संख्या हो, मतलब कि उन संख्या के बीच में अभाज्य संख्या ना हो, तो लगातार लिखनी है। तो जैसे हम सारणी में अगर देखें तो इधर से अगर यहाँ तक देख रहे हैं, देखो ना बीच में क्या आ जा रहा है? अभाज्य संख्या आ जा रही है। लेकिन हमें 7 क्रमागत ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें कि अभाज्य संख्या न आए। तो चलिए मान के चलिए
इधर से देख रहे हैं, अगर ये वाली लाइन देख रहे हैं तो यह अभाज्य संख्या है। यहाँ ये इधर इधर भाज्य संख्या देखते हैं, 1 2 3 3 ही तक है, फिर अभाज्य संख्या आ जाती है, तो ये वाली भी ना होगी क्योंकि 7 क्रमागत देखनी है। 1 2 3, या भी 3 4 5, ये 5 तक जा रही है, फिर ये अभाज्य संख्या आ जा रही है। ऐसे इसमें देखिए भला 1 2 3 4 5, ये भी 5 तक जा रही है, फिर दोनों तरफ अभाज्य संख्या। ऐसे जब देखेंगे इधर पास 1 2 3 4 5, इधर भी 5 तक आ जा रहा है, लेकिन हमें लगातार देखना है कहाँ तक, 7 संख्या चाहिए अपन को। अगर इधर पास देखिए, देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ जा रहा है क्योंकि इधर भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये 7 क्योंकि भाज्य संख्या है, लेकिन मतलब 5 केवल 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन कितनी अभाज्य संख्या चाहिए, 7 तो ये वाले में देखिए बोला 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी क्या जा रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है। लेकिन हमें क्या देखना है, 7 से कहाँ तक देखना है, 1 से 7 तक के बीच में। देखते हैं यहाँ 90 है ना, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्या आ गई ना। इधर से इधर तक देख रहे हैं तो 7 क्रमागत संख्या आ गई, तो हम इसी को लिख देंगे। अब मान के चलिए अगर इधर देखते हैं अपन लोग, तो देखो 1 2 3, ये आ गई अभाज्य संख्या, लेकिन हमें लगातार देखनी थी, तो हम 90 से 96 तक लिख देंगे। तो हम यहाँ कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि सबसे छोटी 7 क्रमागत संख्याएं निम्नलिखित हैं, यानी कि ये वाली, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अभाज्य संख्या नहीं है। लगातार लिखने चाहिए, कितने, 7 ठो। तो देखो 90 91 92 93 94 95 96, कितने ठो है, 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, और इनके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये सभी संख्या कैसी हैं, भाज्य हैं, सभी संख्या कैसी है, भाज्य। तो आपको तो समझ में आया होगा ये वाला। चलिए 10वां देखते हैं। तो 10वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या करना है कि जो प्रत्येक संख्या है ना, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, मतलब कि 3 तो संख्याएं लेनी है, मतलब उनको जोड़ना है, लेकिन वो संख्या कैसी हो, अभाज्य हो। कैसी हो, अभाज्य हो, यानी कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ करके हमें 21 या फिर 31 या फिर 53 या फिर 61 प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं और जोड़ते हैं। लेकिन क्या है, शर्त क्या है, हमें अभाज्य संख्याओं को जोड़नी है, केवल हम अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे तभी हम पाएंगे कि आता है कि ना आता है। हम देखेंगे इधर नंबर 1 में क्या है, 21 है, तो इसको प्राप्त करते हैं। तो यदि हम देखो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम ऐसी संख्याओं को जोड़ा देखेंगे जिनका जोड़ कितना हो, 21 हो। तो हम 3 + 7 + 11, अगर इसको जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा, 21, क्योंकि हमने इसको पहले भी करके देख चुका है। क्योंकि 7 देखो ये अभाज्य संख्या है ना, 7 3 10 होता है, और 10 10 11 कितना होता है, 21 होता है। अगर हम इस तरह करते, मान चलिए इधर पास हम इस तरह करते हैं, जैसे 21 था, तो हम इस तरह करते हैं, अगर कि जैसे 3 + 5 + अगर 13 करते तो देखते हैं क्या आता है। तो 13 में 3 जोड़ेंगे आप तो 13 14 15 16, 16 में और 5 जोड़िए 16 17 18 19 20 21। तो हम चाहते तो यह भी युग्म ले सकते थे, यह वाला भी युग्म, यानी कि ये वाला जोड़ा भी ले सकते थे। देखिए 5 3 8 और 8 13 कितना होता है, 21। तो हम चाहते तो ये वाला जोड़ा ले लेते या फिर ये वाला, क्योंकि यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है, यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप तो जान गए ना, हम चाहे इससे प्राप्त करें चाहे इससे प्राप्त करें, लेकिन शर्त क्या था कि हमारा अभाज्य संख्या हो। कोई बच्चा अगर अपने से करेगा तो हो सकता है वो इस तरह करेगा, या फिर हो सकता है वो इस तरह करेगा, है ना, क्योंकि जोड़ना है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरे नंबर पर है 31। ऐसी अभाज्य संख्या को जोड़ना है जिससे कि 31 प्राप्त हो जाए। तो अभाज्य संख्या तो जानते हो ना कि जो किसी से भी नहीं कटती। अब बार बार उसी चीज को आप पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 3 + 11 + 17 ले ले
तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 31। देखिए कैसे, 17 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 20 होता है, और 20 में अगर 11 जोड़ोगे तो 31 होता है ना। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला नंबर क्या है? 53। क्या है? 53। तो 53 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतलब किन संख्याओं का योग करके, यानी कि अभाज्य संख्या लेकिन होनी चाहिए। तो किन अभाज्य संख्याओं का योग करके हमें 53 प्राप्त होगा? तो हम क्या करेंगे? 13 प्लस 17 प्लस 23 लिख लेंगे। तो इनको अगर जोड़ेंगे हम तो हमें कितना प्राप्त होगा? 53 प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम 17 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 30 होगा, और 30 में अगर 23 जोड़ते हैं तो कितना होगा बताइए? 53। देखिए आप कैसे, ये 6 मतलब सॉरी ये 3 है, 3 साथ क्या होता है? 10 होता है, और 10 3 13, 13 के 3 हासिल आई 1, 2 1 3 हुआ, 3 1 4 हुआ, एक हासिल हुआ कितने पहले से, तो उसको भी जोड़ दो, 4 1 5, तो ये आ गया ना। आइए अगला वाला क्या था? 61। तो हम 61 को किन संख्याओं का योग करके प्राप्त कर सकते हैं? तो 19 प्लस 29 प्लस 13, इनको इन आगे पीछे हम संख्या लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 61 प्राप्त हो जाएगा। मतलब अभाज्य संख्याओं को योग करना है, आना चाहिए 61, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इधर भी अगर हम जोड़ेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18 होता है, 18 19 20 21, 21 की 1 हासिल आई 2, फिर यहाँ से जोड़ देते ना, 1 2 3 4 और 2 हासिल थी ना, 5 6, ये 6 आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी पूरा हो गया। आइए अब 11वां नंबर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11वां बोल रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म यानी कि जोड़े लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। देखिए संकेत क्या है? 3 प्लस 7 बराबर 10। तो देखो हमें फिर से समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखो 20 से छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 20 अभाज्य संख्या हो लेकिन किससे? 20 से छोटी हो, 20 से छोटी हो। तो ऐसे 5 युग्म, मतलब 5 युग्म, जैसे ये एक युग्म हो गया ना, उदाहरण दे दे कि इस कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। मतलब ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं जो कि 5 से विभाज्य हो। जैसे हम ये लिखे ना, अभाज्य संख्या को जोड़े ना, कितना आया? 10 आया। अब यदि हम क्या करेंगे, 10 भागे 5 करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। जब हम 5 से 10 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा। यह तो पूरा विभाज्य, 5 से विभाज्य हो, तो 10 जो संख्या है 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हमें, और ये तो पहला जोड़ा हो गया, हमें ऐसे ही और जोड़े प्राप्त करने हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के। क्या है? अभाज्य संख्याओं को जोड़ के। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। यदि हम देखिए, अगर 2 में 3 जोड़े तो कितना आता है? 5 आता है, और 5 तो 5 से विभाज्य है। अगर मैं उदाहरण के लिए इधर दिखाऊं, तो केवल ये वाला जो लाइन खींच रहा हूँ इसको बनाना नहीं है, ठीक है ना, केवल समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कैसे विभाज्य। जैसे ये 5 है और 5 से भाग देना है, क्योंकि वहाँ 5 था ना क्वेश्चन में, तो 5 से कम 5, ये पूरी तरह विभाजित हो गई ना, पूरी तरह कट गई ना। एक तो और युग में देखिए, अगर हम 3 प्लस 17 करें कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 भी तो 5 से विभाजित है। देखिए ना आप इधर 5 अगर मैं दिखाऊं फिर से, केवल ये वाला समझा दे रहा हूँ फिर से। तो अगर 5 से विभाजित करें, मतलब भाग दें, तो 4 बार में 20 पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाता है ना। तो ऐसे ही ये एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, अभी कितने 3 जोड़े और चाहिए। लेकिन 20 से जो संख्या ले रहे हैं अभाज्य संख्या, वो किससे? 20 से कम होना चाहिए। देखो ये भी एक अभाज्य संख्या है और यह भी अभाज्य संख्या है, दोनों जोड़े कितना 10 आएगा। ठीक, और संख्या देखते हैं। अगर हम 3 प्लस 13 जोड़े तो 13 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। और 5वें नंबर एक और देख ले रहे हैं, अगर हम 13 में 2 जोड़ दें तो कितना आएगा? 15 आएगा। और ये 5 20 10 20 15 क्या है? 5 से पूरे पूरा कट जाता है। और ये जो ये युग्म है, ये अभाज्य संख्या के युग्म यानी कि जोड़े हैं, यानी कि इनका जोड़े। ये भी अभाज्य संख्या है ना, ये 7 जो दिख रहा है यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। इनका योग जो आया 20, वह 5 से पूरी पूरी कट जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको नहीं लिखना है, खाली इसको लिख देना। ठीक, चलिए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर रिक्त स्थान है।
तो देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वह क्या है? अभाज्य संख्या है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या है। तो उधर पास में अभाज्य संख्या लिख दूंगा या फिर अभी लिख दे रहा हूँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ये खाली स्थान है तो डॉट डॉट बना दिया, नंबर 1 था तो नंबर 1 डाल दिया। तो नंबर अगला क्या बोल रहा है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? नंबर 2 में क्या लिख देना है? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? भाज्य संख्याएं। नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तो नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी देखना। देखो 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 के पहले 3 आता है, सॉरी 3 के पहले 2 आता है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्योंकि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये तो हम जानते हैं, पढ़ चुके पहले ही। तो इधर पास दूसरे नंबर क्या लिख देंगे? 2, संख्या 2। संख्या 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी, इससे छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं है। नंबर अगला देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी भाज्य, चौथा नंबर देख रहे हैं। सबसे छोटी संख्या भाज्य वाली लिखना है, भाज्य वाली। तो देखिए एक के बारे में विचार कीजिए। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या थी? अभाज्य संख्या थी। और 4 क्या थी? भाज्य संख्या थी। क्या थी? भाज्य संख्या। क्योंकि 2 पूरा काट देगा, है ना। और मतलब कि जो 4 है ना उसके क्या है? 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो 4 क्या है? भाज्य है। तो यह सबसे छोटी भाज्य है। जो 4 संख्या 4 है वो सबसे छोटी, इससे छोटी भाज्य संख्या कोई नहीं है। अब अगला वाला देखते हैं। सबसे इधर पास सबसे कहाँ गया? सॉरी, हमने प्रश्न नंबर तीसरा छोड़ दिया था, इसको पहले ले रहे हैं। देखो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो इधर पास क्या लिख देंगे? इधर पास आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में से देखो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो इधर पास दोनों को लिख देंगे। तो इधर पास लिखना था हमें तीसरा नंबर इधर था। तो इधर पास क्या तीसरा नंबर है? ये तीसरा नंबर। तो पहले में लिख देंगे भाज्य और दूसरे वाले में क्या लिख देंगे? अभाज्य। अभाज्य। आप ये समझ रहे हो ना? जो एक संख्या एक है ना तो वह भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो अब चलिए लास्ट वाला क्या बचा है? ये वाला भी हो गया ना कि सबसे छोटी संख्या क्या थी? 4 थी, क्योंकि भाज्य संख्या की बात हो रही है। अब लिखा है सबसे छोटी सम संख्या है। अब सबसे छोटी सम संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या थी? 2 थी। क्या थी? आप ये बोल सकते हैं कि सर 0 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं है, 2 है। क्या है? 2। इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 2। आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगले प्रश्नावली में अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।